टेस्ट में ज़रूर शामिल कराइए। तो वही जो टेस्ट हुआ था उसमें जीएस का जो सेक्शन है, जितने प्रश्न जीएस के हैं उन प्रश्नों पर मैं आज आप लोगों को विस्तार से चर्चा करूंगा। पेपर आप लोगों के पास होगा ही, जैसा कि आप लोग सभी लोग पेपर पाए ही होंगे। पेपर मेरे पास भी है जो कि आप लोग देख रहे हैं। एसएससी जीडी पर यह पेपर आधारित था। एसएससी जीडी के सिलेबस पर इस पेपर को बनाया गया था। आप सभी लोग कितना कितना नंबर आपका आया था, यदि आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। पूरे माइनस मार्किंग वगैरह काट के आप लोग कितना नंबर पाए हैं, आप लोग चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। पहला स्थान किसका आया था, आप लोगों को अगर नाम पता हो तो बता दीजिए, क्योंकि वो हमारे लाइब्रेरी के स्टूडेंट हैं। लाइब्रेरी आप लोग जैसा कि जानते ही हैं, हड्डी अस्पताल है बिलरियागंज में। बालाजी हड्डी अस्पताल के सामने लाइब्रेरी हमारी है। कमेंट हैप्पी न्यू ईयर भाई गुलशन कुमार मित्र, हैप्पी न्यू ईयर। देखिए आप लोग कलम और कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए। कॉपी और पेन ले लीजिए। कॉपी और पेन आप लोग ले लीजिएगा। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होगा कि स्क्रीन पर थोड़ा अच्छा क्वालिटी न भी आए तो आवाज़ सुन करके आप लोग लिखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, आवाज़ सुन करके आप लोग लिखने का प्रयास करिएगा। पेपर यही है। हाँ ये पेपर। हाँ ठीक है, ठीक है। तो अब आप लोग देखिए, जैसे इसमें देखिए मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, तो अब बोर्ड पर मैं लिख भी देता हूँ, आप लोग जो है देखिएगा इसको। मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति। ठीक है, जैसा कि आप लोग देखेंगे तो यह हमारा पढ़ाया हुआ टॉपिक है जो हमारी बैच चलती है, मुद्रास्फीति। अर्थशास्त्र में आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यदि आप गांव के परिवेश से हैं तो इसका ध्यान रखिएगा कि आपको स्पेलिंग जो है, इंग्लिश जो है, अर्थशास्त्र हुआ और साइंस हुआ, इसमें आप लोग इंग्लिश के शब्दों को ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि ये मुद्रास्फीति न दे करके इन्फ्लेशन दे देगा। हिंदी में भी इन्फ्लेशन लिख देगा और इंग्लिश में भी इन्फ्लेशन लिख देगा। ध्यान रखिए कि महत्वपूर्ण शब्दावलियां आप लोग अर्थशास्त्र में जानते रहिए। अर्थशास्त्र की डिक्शनरी भी आती है, यदि आप लोग चाहें तो खरीद सकते हैं। जो बुक शॉप है उस पर आप जाइएगा, अर्थशास्त्र की डिक्शनरी करके बोलिएगा तो उसमें सारे शब्दों का विस्तार से डिक्शनरी वाइज, अल्फ़ाबेट वाइज दिया रहता है। अच्छी किताबें आती हैं डिक्शनरी। अर्थशास्त्र की डिक्शनरी सबके पास होना चाहिए। मुद्रास्फीति का मतलब क्या हो गया? मुद्रास्फीति, स्फीति मतलब ज़्यादा हो गया। ठीक है, स्फीति का मतलब ज़्यादा हो गया। कहाँ ज़्यादा हो गया? मार्केट में। मार्केट में आपकी जो मुद्रा है वो ज़्यादा हो गई। ठीक है, मार्केट में मुद्रा ज़्यादा हो गई तो आप लोग देखेंगे कि मनपसंद वस्तुओं के लिए लोग बोली लगाना शुरू कर देंगे। सभी लोगों के जेब में 1000 रुपया है तो वो 1000 रुपया आसानी से खर्च कर देंगे किसी वस्तु पर। तो जब मुद्रास्फीति आती है मार्केट में तो जो वस्तु का दाम है, वस्तु का दाम जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, नोट करिएगा, मुद्रास्फीति जब आती है मार्केट में तो वस्तु का दाम बढ़ जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि वस्तु के दाम में और मुद्रा में विपरीत संबंध होता है। वस्तु के दाम में और मुद्रा में विपरीत संबंध होता है। जब वस्तु का दाम घटेगा तो मुद्रा की वैल्यू बढ़ेगी, जब वस्तु का दाम घटेगा तो मुद्रा की वैल्यू बढ़ेगी।
आपसे अगर पूछा जाएगा कि मुद्रास्फीति में तो वस्तु का दाम बढ़ जा रहा है, तो मुद्रा की वैल्यू क्या होगी? तो मुद्रा की वैल्यू घट जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें ऑप्शनल पेपर में ऑप्शनल कई प्रकार के इसमें प्रश्न आपको बनते हैं, प्लस कभी इसी प्रश्न को घुमा करके पूछ दिया जाएगा कि मुद्रास्फीति जब होती है तो मुद्रा के दाम बढ़ते हैं या घटते हैं। आप लोग कमेंट करिएगा कि मुद्रा के दाम बढ़ते हैं या घटते हैं। जब भी मुद्रास्फीति आती है तो वस्तु का दाम बढ़ेगा और मुद्रा का दाम घटेगा। 10 रुपए की चीज को लोग 15 रुपए में खरीद लेंगे, ठीक ना। इसमें देखिए विकल्प दिया है कि कैसे नियंत्रित की जा सकती है, ठीक है। मार्केट में मुद्रा ज्यादा हो गई है तो इसको नियंत्रित कौन करेगा? आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि मुद्रा का जो कारोबार है, मार्केट में कितनी मुद्रा रहे कितनी मुद्रा न रहे, इस सब पर आरबीआई प्रमुख रूप से काम करता है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या आप लोग स्थापना बता सकते हैं, राष्ट्रीयकरण बता सकते हैं? इस बैंक का स्थापना कब हुआ है, इस बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1935 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है या 1935 में इसकी स्थापना हुई है? इस बात को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुभम सिंह भाई बोल रहे हैं 1935 में स्थापना। आपका सही है, शुभम सिंह का सही है। देखिए शुभम सिंह का नाम हम लिख देते हैं, शुभम सिंह, ठीक है। शुभम सिंह का सही जवाब आया है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। सत्यम सरोज, हैप्पी न्यू ईयर मित्र, भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। अब देखिए नियंत्रित हमको करना है। क्या मजदूरी में वृद्धि कर देंगे? यदि आप मजदूरी में वृद्धि करेंगे तो मैं ज्यादा पैसा पाने लगूंगा, ठीक है, मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी, इससे तो मार्केट में और पैसा जाने लगेगा। सारे लोगों की मजदूरी वृद्धि हो जाएगी तो मार्केट में पैसा और जाने लगेगा। प्रश्न हमारा था कि मुद्रास्फीति कैसे नियंत्रित की जा सकती है। विकल्प में हमारा नंबर 1 था, ए नंबर विकल्प था कि मजदूरी में वृद्धि करके। तो यदि आप मजदूरी में वृद्धि करेंगे तो मार्केट में पैसा और बढ़ेगा तो मुद्रास्फीति और बढ़ेगी। कुछ ऐसा सोचिए कि मार्केट से पैसा वापस सरकार या आरबीआई के पास आ जाए, वही विकल्प इसका सही उत्तर होगा। कराधान में हरास करके, कराधान मतलब होता है टैक्सेशन। पहले आप किसी वस्तु पर 5 रुपया टैक्स लेते थे, अब उस पर 3 रुपया टैक्स लेंगे तो एक्स्ट्रा 2 रुपया तो उसके पास बचा। जो टैक्स जमा करता है तो उसके जेब में फिर पैसा बढ़ रहा है, तो पैसा जेब में बढ़ेगा तो मुद्रास्फीति घटेगी नहीं, बढ़ती जाएगी, वो पैसा मार्केट में आएगा। तीसरा विकल्प है लोक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर में कमी करके। लोक व्यय में अब सरकार कमी कर सकती है। लोक व्यय क्या होता है? लोक मतलब आप जानते हैं कि जनता के लिए जो चीजें बनाई जाती हैं, जैसे आप देख लीजिए कि बस स्टैंड पर अतिरिक्त कक्ष बन जाता है, विद्यालयों में सरकारी सुविधाओं में वृद्धि हो जाती है, हॉस्पिटल में सरकारी सुविधाओं में वृद्धि हो जाती है, नए नए डॉक्टर वगैरह आ जाते हैं। ये सब जो सरकार कर रही है, इसके पीछे जो भी सरकार पैसा खर्च कर रही है वह लोक व्यय में आता है। तो अगर सरकार लोक व्यय में कमी करेगी तो इसका मतलब कि मार्केट में पैसा जो है वह कम भेजेगी, ठीक है। हो सकता है कि मार्केट में सरकार पैसा कम भेजे तो मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाए। अगला विकल्प आपका दिया है रुपए को और महंगा करके, ठीक है। रुपया महंगा कैसे होगा? जब रुपए का दाम बढ़ेगा, ठीक है। मैं आपको बताया था कि वस्तु का दाम जब बढ़ता है तो रुपए का दाम घटता है। वस्तु का दाम जब बढ़ता है तो रुपए का दाम घटता है, ठीक है। रुपए का दाम घटेगा तो वस्तु का दाम बढ़ेगा। अगर रुपए का दाम बढ़ा देंगे, रुपए को महंगा कर देंगे, तब
तब वस्तुओं के दाम में कमी आ जाएगी। जब वस्तुओं के दाम में कमी होने लगती है तो मुद्रास्फीति कम होने लगती है। तो मेरे हिसाब से इसमें है रुपए को और महंगा करके। डी वाला विकल्प आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। लोक व्यय वाला विकल्प हो सकता था, लेकिन उससे मजबूत विकल्प यह है कि रुपए को हम महंगा करेंगे। रुपए को आप महंगा कैसे करेंगे? ब्याज दरों को हम बढ़ा देंगे। गवर्नमेंट पॉलिसी बना करके, ठीक है भाई। हैप्पी न्यू ईयर आयुष यादव। तो आप लोग देखिएगा कि रुपए को महंगा कैसे करती है आरबीआई। आरबीआई देखिएगा क्या करती है, वह बैंकों को ऋण देती है, बैंकों को से ऋण लेती है। आप लोग देखिएगा एक दर होती है जिसका नाम है रेपो रेट। रेपो रेट बढ़ी है, आप लोग बता दीजिए कि रेपो रेट कितना हुई है, ठीक है। रेपो रेट वह रेट है जो बैंक जो है आरबीआई से पैसा लेते हैं, कारोबार करते हैं, ठीक है। रेपो रेट, रेपो रेट जैसे जैसे बढ़ती है तैसे तैसे कर्ज लेना महंगा पड़ता है। अगर 100 रुपए पर 5 रुपए ब्याज है और रेपो रेट बढ़ा करके 6 कर दी गई, 6% कर दी गई, तो अब 100 रुपए पर सरकार आपसे 6 रुपया ब्याज लेगी। तो आप कर्ज लेने से बचेंगे क्योंकि कर्ज महंगा हो रहा है। जब कर्ज महंगा होता है तो इसका मतलब यह होता है कि सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना चाहती है, मार्केट में गए हुए एक्स्ट्रा पैसे को वापस लाना चाहती है। तो रेपो रेट में वृद्धि होती है। जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो मुद्रास्फीति को कम करने के लिए, सामान्य करने के लिए हम रेपो रेट को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस समय आप लोग देखिएगा कोरोना काल के पीरियड में सरकार ने जो सब्सिडी खर्च किया है, उस खर्च का परिणाम यह हुआ है कि मार्केट में मुद्रास्फीति बढ़ रही है। आप लोग देखिएगा आरबीआई का टारगेट है मुद्रास्फीति का कि 4% से नीचे 2%, 4% से ऊपर 6%, 2% से लेकर के 6% के बीच तक ही आरबीआई को हमारा जो है मुद्रास्फीति रखना है, मुद्रास्फीति को रखना है, मुद्रास्फीति को रखना है, ठीक है। यह बात ध्यान रखिएगा कि 2% से लेकर 6% के बीच में ही मुद्रास्फीति को हमको रखना है। मतलब किसी वस्तु का दाम 100 रुपया से लेकर के 102 रुपया से लेकर के 106 रुपया के बीच में ही हमको रखना है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोग बताएगा कि नई रेपो रेट कितनी है? 6.25 के आसपास है नई रेपो रेट। देखिएगा नई रेपो रेट कितनी है, ठीक है, 6.2, ठीक है, 6.2 जो है। प्रश्न है आपका साइंस एंड मैथ्स। इनका प्रश्न है भाई साहब, मित्र का प्रश्न है मुद्रास्फीति की दर क्या है? मुद्रा का मतलब क्या होता है? मुद्रा और साख क्या है? मुद्रा का दोष क्या है? 2022 में महंगाई क्यों बढ़ी? 2022 में महंगाई कितनी बढ़ी है? इतने सारे प्रश्नों का आप उत्तर मांग रहे हैं। साइंस एंड मैथ नाम है आपका। तो देखिए कुछ प्रश्नों का उत्तर मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि अब क्लास में ये है कि एक पार्टिकुलर मुद्रास्फीति टॉपिक तो चल नहीं रहा है, हम लोग प्रश्नों पर काम कर रहे हैं, प्रश्नों का उत्तर बता रहे हैं। यदि इतने प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा तो यही सब मिला करके 1.5 घंटा हो जाएगा, पर फिर भी कुछ प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए मुद्रास्फीति की दर, ठीक है, किसी चीज का दर क्या होता है, ठीक है। अब आप लोग देखिएगा कि मान लीजिए कि 2011-12 में कोई 3 वस्तु है, मान लीजिए ए है दाल, बी है आटा, सी आप देख लेंगे चावल, ठीक है। आटा का जो है, दाल का दाम है 50 रुपया प्रति केजी, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं आटा का दाम है 30 रुपया प्रति केजी, चावल का दाम है 20 रुपया प्रति केजी। अब सारा दाम आप देखिए, अगर आप 3 केजी ले रहे हैं, 1 किलो चावल, 1 किलो आटा, 1 किलो दाल, तो आपको 100 रुपया देना पड़ रहा है।
यह है 2011 की बात। सन 2011 में मान लीजिए कि आप 1 किलो आटा, 1 किलो चावल और 1 किलो दाल खरीद रहे हैं, तीन जो है कि 100 रुपए में, ठीक है। अब यही आप 2015 में आप देख रहे हैं 2011 का मूल्य, 2015 में आप देख रहे हैं कि यही मूल्य बढ़ जा रहा है। दाल का दाम 60, आटा का दाम 40 और चावल का दाम 25। अब आप यही 3 किलो सामान खरीदेंगे कितना में? 125 रुपए में। तो अब आपकी मुद्रास्फीति जो है 2011 के तुलना में 25% बढ़ी हुई मानी जाएगी, क्योंकि 2011 में 3 किलो ये सामान आप 100 रुपए में खरीदे हैं और 2015 में यही 3 किलो सामान आप 125 रुपए में खरीदे हैं। तो आपकी मुद्रास्फीति की दर 25% बढ़ी हुई मानी जाएगी। ये हो गया आपका मुद्रास्फीति का दर। मुद्रा क्या है? मुद्रा आप लोग देख लीजिए, सबसे ज्यादा जो तरल हो जाता है, तरल का मतलब जो अपना स्वरूप बदल ले या जो डिमांड जिसकी ज्यादा हो। जैसे आप सोना लेकर के जाएंगे, गेहूं लेकर के जाएंगे तो बहुत कम दुकानों पर, मान लीजिए आपको टॉफी लेना है और आप अपनी सोने की अंगूठी देंगे तो वह व्यक्ति कहेगा नहीं मुझको पैसा चाहिए। पर पैसा आप लेकर के जाएंगे तो वह बहुत ही तरल है, कोई भी उस पैसे को ले लेता है। सोना भी कीमती है पर सोना से ज्यादा तरल क्या है? मुद्रा। और मुद्रा क्या है? वस्तु विनिमय का माध्यम है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। विस्तार से आप लोग इसका टॉपिक चलेगा, हम अर्थशास्त्र पढ़ाए भी हैं अपने भीमबर वाले बैच में, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? प्रबोध मीन ज्ञान। सब इन्फ्लेशन रिफ्रेश टू अस engage in the general good and services and सब। भाई कोई लड़का साइंस और मैथ का जवाब भी दिया है मित्र, शुभम है क्या? ठीक है, कमेंट सेक्शन में जवाब भी दिए हैं साइंस और मैथ का। तो भाई इंग्लिश आपको नहीं आता, आप ज्वाइन कर लीजिए हमारा भीमबर वाला बैच, आइए अब सब कुछ आपको बताएंगे अच्छे तरीके से। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? क्या आपको पता है बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? ये तो आसान प्रश्न है, ठीक है। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? सारनाथ में, बोधगया में, राजगिरी में, कपिलवस्तु में। राजगिरी और कपिलवस्तु तो गलत हो गया। सारनाथ और बोधगया में कहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? क्या आप लोगों को पता है? कमेंट आप लोग कर सकते हैं। प्रबोध माने होता है ज्ञान। सारनाथ और बोधगया में कहां ज्ञान प्राप्त हुआ था? क्या आपको पता है? ठीक है, गुलशन कुमार का उत्तर आया है भाई, गुलशन कुमार का, गुलशन कुमार उत्तर आया है बोध गया। क्या यह सही है? बोध गया। साइंस एंड मैथ का बहुत विस्तृत आंसर आया है, ठीक है। बोध गया आप लोगों का उत्तर है, जैसा कि बहुत ही सरल प्रश्न है, ठीक है। स्माग क्या है? स्माग आप लोग देखते हैं दिल्ली में स्माग का बहुत समस्या हो जाता है, लोग सांस लेने में दिक्कत महसूस करते हैं। तो स्माग देखिए दो चीजों से मिलकर के बना है, स्मोक एंड फाग, ठीक है। आपको पता है क्या चल रहा है? तो फाग चल रहा है, आप लोग जानते ही हैं। फाग एक सेंट का प्रचार आता है, ठीक है। तो देखिए इस स्माग जो होता है भाई, स्माग में क्या है? स्मोक, स्मोक माने धुआं, और दूसरा है फाग, फाग माने है कुहरा, ठीक है। कुहरा और धुआं मिलकर के बनता है स्माग, ठीक है। क्या आप लोग इसको समझ पा रहे हैं? कुहरा और धुआं मिलके बनता है। रिया गुप्ता बोध गया, ठीक है। सत्यम सरोज बोध गया, ठीक है। स्मोक और फाग मिलकर के भाई बनता है स्मॉग। वायु और जलवाष्प, जल और धूम्र
अग्नि और जल, धूम्र और कोहरा। डी विकल्प आप लोगों का इसमें सही है, धूम्र और कोहरा। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? क्या आपको पता है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? अब देखिए, एक रोचक जानकारी मैं आपको बता दूं कि जैसे चीन की संसद में कोई कानून पास हो और भारत में लागू हो जाए, आश्चर्य की बात है ना। चीन की संसद में कोई कानून पास हो और भारत में लागू हो जाए, उसी प्रकार से एक कानून पास हुआ था ब्रिटेन की संसद में और लागू हुआ था भारत में। ठीक है, उसी प्रकार से आप लोग देखिएगा, एक कानून है। शुभम भाई मेरे बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, एसएससी जीडी के अभ्यर्थी हैं भाई शुभम सिंह। तो जो है कि आप लोग देखेंगे तो एक ऐसा कानून है जो पास हुआ है ब्रिटेन की संसद में और लागू हुआ है भारत में, उसी के तहत जो है हमारे यहाँ संविधान सभा गठित करने का प्रावधान है। क्या आप लोग विकल्प मार सकते हैं? कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, भारतीय डोमिनियन प्रांतीय राज्य। अब देखिए, इसमें आप लोग बताइए बी और सी विकल्प में से कौन सा आप लोग मारे हैं? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? विकल्प बी और सी। विकल्प बी है कैबिनेट मिशन प्लान 1946, विकल्प सी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आप लोग क्या मारे हैं? प्रश्न हमारा है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? विकल्प मैं आपको दे रहा हूं, दो विकल्प में, जैसे करोड़पति में काट दिया जाता है दो विकल्प आपका खत्म कर दिया जाता है, विकल्प दो बचा है, इसी में से आपको उत्तर बताना है। कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आप लोगों ने क्या मारा है? क्या आप लोगों को उत्तर पता है? सत्यम सरोज कैबिनेट मिशन 1946। क्या इनका उत्तर सही है? कैबिनेट मिशन 1946 सत्यम सरोज का। आपका प्रश्न है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, इसमें क्या उत्तर है? इसमें उत्तर है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये भी मैं पढ़ाया हूं आप लोगों को, शायद या सर जी ही पढ़ाए होंगे। पश्चिमी यूरोप का ताप बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, यूरोप का गर्म कंबल किस धारा को कहा जाता है? यूरोप का गर्म कंबल किस धारा को कहा जाता है? उस धारा का नाम है गल्फ स्ट्रीम। कैसे याद रखिएगा? देखिएगा कैसे याद रखना है आपको। गर्म जल धारा है ग से गल्फ, ग से है गल्फ और ग से ही है गर्म। ठीक है, गर्म जल धारा है गल्फ स्ट्रीम, यही उत्तर है इसका, गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा। इसे यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं। ठीक है, इसे यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं। इसे यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं। क्या आप लोग कंफ्यूज हैं इसमें कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन 1946 आप लोग मार रहे हैं, एक ही व्यक्ति उत्तर दे रहे हैं, सत्यम सरोज भाई। थोड़ा चेक कर लीजिएगा इसको यार। मैं इसमें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 मार रहा हूं।
ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा देखिएगा। ठीक है, इस प्रश्न को आप लोग थोड़ा देखिएगा। गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है यही उत्तरदायी है यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए, जो है कि गर्म जलधारा इसका नाम है, यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं। देखिए यह निकलती है मैक्सिको की खाड़ी से, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से यह निकलती है धारा। ध्यान रखिएगा, उत्तरी अक्षांश, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से यह धारा निकलती है मैक्सिको की खाड़ी से। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। यह प्रश्न आया हुआ है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से निकलने वाली धारा का नाम क्या है, तो गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा। ठीक है, इसे यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं, मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है यह धारा। इस बात को नोट कर लीजिएगा, मैक्सिको की खाड़ी से यह धारा निकलती है। भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? आप लोगों ने इसका कौन सा उत्तर मारा है? भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? विकल्प देखिए, अधिकतम प्रत्ययी प्रणाली, दूसरा है न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? उस प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने बताया नहीं कि संविधान सभा गठित करने के लिए कौन सा मिशन है, अंग्रेजी द्वारा कौन सा अधिनियम आया था? देखिए एक जलधारा है जिसको कहते हैं एक जलधारा जिसको कहते हैं गल्फ स्ट्रीम, एक जलधारा जिसको कहते हैं कनारी। ठीक है, कनारी जलधारा के बारे में आप लोग बताएगा, लिखवाए हैं, कनारी जलधारा के बारे में आप लोग बताएगा। ये देखिए इनका सत्यम सरोज का आंसर सही था। ठीक है, सत्यम सरोज का आंसर सही था, आप लोग थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। 24 नंबर में, 24 वाले प्रश्न में आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, सत्यम सरोज का आंसर सही है। देखिएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946 उत्तर सही है। मैं कंफ्यूज था थोड़ा, आप लोग दूर कर लीजिएगा उसको। 1947 का अधिनियम जो है वो नहीं था, उससे भारत और पाकिस्तान 14 अगस्त और 15 अगस्त को आजाद हुए थे। अगला प्रश्न में गल्फ स्ट्रीम आप लोग जानते ही हैं। न्यूनतम आरक्षण प्रणाली उत्तर है, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? अंशु मैम आ गई हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाए। भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। ठीक है,
हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं होता है? तो आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन के नाभिक में एक ही प्रोटॉन पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। परमाणु क्रमांक का मतलब प्रोटॉनों की संख्या। हाइड्रोजन का परमाणु भार क्या होता है? 1। हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1। परमाणु भार का मतलब होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या। तो आप देख रहे हैं प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक भी 1 है और परमाणु भार, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या भी 1। इसका मतलब कि न्यूट्रॉन इसमें उपस्थित नहीं है। तो हाइड्रोजन देखेगा 1H1, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, ड्यूटियम और ट्राइटियम दोनों का नाम है। हाइड्रोजन है, फिर ड्यूटियम है, फिर ट्राइटियम है। 3 समस्थानिक हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। ड्यूटीरियम जो ऑक्साइड है D2O, भारी जल का सूत्र आपसे पूछता है, कमेंट करके बताएगा। D2O भारी जल का सूत्र आपसे पूछता है। भारी जल का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो आप लोग देखेंगे नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग, शीतलक के रूप में आप लोग देखते हैं प्रयोग इसका किया जाता है, भारी जल का। ठीक है, आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्व गिर रही वस्तु एक समान, देखिए जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की तरफ गिरती है तो पृथ्वी एक समान त्वरण से गिरती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। गुरुत्वीय बल एक समान कार्य करता है, बल एक समान कार्य करने के कारण त्वरण जो है एक समान कार्य करता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हल्की वस्तु है और भारी वस्तु है तो कौन पहले आएगी? तो दोनों आप लोग देखिएगा कि एक साथ आएगी। अब कुछ लोग कहते हैं चिड़िया का पंख गिराने पर क्यों उड़ने लगता है, तो वह आप देखेंगे प्लवन का सिद्धांत है। चिड़िया के पंख का उड़ना है प्लवन का सिद्धांत। चिड़िया का पंख जो है वो हवा के उतना अधिक हटा देता है जितना उसका भार नहीं होता है, इसलिए वो तैरता हुआ गिरता है। इसमें आप लोग देखेंगे कि त्वरण उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रश्न में करेक्शन कर लीजिएगा। ये वाला प्रश्न जो है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, प्रश्न संख्या आपकी थी 24। प्रश्न संख्या 24 का ये उत्तर आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है? ब्रेक का सिद्धांत आप लोग देखते हैं आर्किमिडीज का आता है। ठीक है, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है? आर्किमिडीज का सिद्धांत इसमें उत्तर होगा। ठीक है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है? ठीक है, राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 वर्ष के लिए लगता है और अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो आप लोग देखिए इसमें 3 वर्ष उत्तर होगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाने वाले सबसे पहले नेता थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाने वाले सबसे पहले नेता थे मोहम्मद अली। ठीक है, ई रुपया क्या है, यह भारत में मौजूदा बैंकिंग प्रणाली को कैसे प्रभावित करेगा? साइंस एंड मैथ का क्वेश्चन है, ई रुपया क्या है। रुपए का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन आप कर दीजिएगा तो ई रुपया हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, भारत के मौजूद बैंकिंग प्रणाली को कैसे प्रभावित करेगा। बैंकिंग प्रणाली में आप लोग देखेंगे कि मुद्रा छपाई जो है, छपाई के कार्य में थोड़ा बहुत सरकार को राहत मिलेगी। प्लस ये है कि डिजिटल हस्तांतरण से ये होगा कर्मचारियों की संख्या में बचत, निगरानी की संख्या में वृद्धि, जो भी आप लोग डिजिटल मुद्रा का प्रयोग करेंगे। प्लस आप लोग देखिएगा डिजिटल मुद्रा जो है वो 2 रूपों में है, एक खुदरा डिजिटल मुद्रा है और एक है आप लोग देखेंगे थोक डिजिटल मुद्रा। भारत में 2 तरीके की डिजिटल मुद्रा जारी की गई है। ठीक है, नवंबर में शायद आप लोग देखिएगा 1 नवंबर से जो है कि डिजिटल मुद्रा का परिचालन जो है आरबीआई शुरू की है, ई रूपी नाम से देखिएगा इसको। साइंस और मैथ भाई साहब का प्रश्न था। ठीक है, आपके सारे प्रश्नों का पर एक क्लास हम लोग चला देंगे। ठीक है भाई, ये प्रश्न थोड़ा मुझको खत्म कर लेने दीजिए, इसमें आप लोग आगे बढ़िएगा। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार मोहम्मद अली हो गए। मलक्का जल डमरू मध्य स्थित है। ठीक है, मलक्का आप लोग देखेंगे जैसे ही मलक्का मलेशिया, इंडोनेशिया इसके बीच से आप उधर दक्षिण चीन सागर जाने की कोशिश करेंगे तो मलक्का जल डमरू मध्य आपको मिलेगा। ठीक है, अब ये हिंद महासागर से दक्षिण चीन सागर को भी जोड़ता है, हिंद महासागर से प्रशांत महासागर को भी जोड़ता है, अंडमान सागर से दक्षिण चीन सागर को भी जोड़ता है। आप लोग देखते हैं छोटे छोटे सागरों से मिलकर महासागर बनते हैं। जो अंडमान सागर है वो हिंद महासागर का भाग है, जो दक्षिण चीन सागर है वो प्रशांत महासागर का भाग है। तो इसमें प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को ये जोड़ता है, पर विकल्प इसमें जो सही है दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। दक्षिण चीन सागर आप लोग देखेंगे तो पूर्वी प्रशांत महासागर का ही भाग है। ठीक है,
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर देश भर में कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया? करंट अफेयर है 46। इसका उत्तर आप लोग जो मारे हैं उनका सही है। ठीक है, 46 उत्तर मारने वालों का सही है। ठीक है, किसने भाई साइंस और मैथ बोल रहे हैं? थैंक यू मित्र भाई, स्वागत है आपका। किसने, आप थोड़ा तेज लग रहे हैं, आइए हमारे भीमवर वाली शाखा में आपसे मुलाकात हो। किसने विश्वविद्यालय में छात्रों और कर्मचारियों की शिकायत के निवारण के लिए ई समाधान नामक केंद्रीय पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये यूजीसी है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, यूजीसी को देखिएगा, इसमें सही है। खबरों में रही लिंथोई चनम्बम की किस खेल से जुड़ी हुई है? लिंथोई देखिए जूडो से है। ठीक है, इनका देखिए जल से याद रखिएगा, जल ट्रिक है, जल। लिंथोई जो है वो जूडो से संबंधित है, आप लोग ध्यान रखिएगा। लिंथोई का संबंध है जूडो से, लिंथोई का संबंध है जूडो से। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय राष्ट्रीय धातु कर्मी पुरस्कार प्रदान करता है? इस्पात, धातु कर्मी से इस्पात है। आप सभी लोग सही ही मारे हैं, धातु कर्मी से इस्पात है। ठीक है, शेयर कर दीजिए आप लोग वीडियो को, सभी लोग शेयर कर दें इसको। विश्व में कितने देशों में पहले सुई मुक्त श्वसन आधारित कोविड-19? तो चीन है। ठीक है, भारत का सुई मुक्त आप देखिएगा तो जाइकोव डी नाम एक वैक्सीन का है जो भारत में सुई मुक्त है। ठीक है, ट्रिपल डोज वैक्सीन है जाइकोव डी। इसका उत्तर है चीन। ठीक है, चीन में शुरुआत हुई है सबसे पहले। कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुई है? 1853। ठीक है, ट्रेन कब चली है? आप लोग कमेंट करके बताएगा, भारत में पहली बार ट्रेन कब चली है। ठीक है, सेशन को शेयर कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, कमेंट रुक गया है। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थापना हुआ था, लाला हरदयाल के द्वारा, आप लोग जानते ही हैं। इसके बाद है एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो उसका उत्तर है जापान में। ठीक है, एनु जनजाति जापान में पाई जाती है। ठीक है, आपकी अगली क्लास आपकी अंशु मैम की रहेगी। ठीक है, तो इसमें आप लोग कुछ और महत्वपूर्ण चीजें लिख लीजिए, पुरानी एक टेस्ट सीरीज का प्रश्न था कि कुत्ते काटने का इंजेक्शन का टीका कौन बनाया था? क्या आप लोगों को पता है कुत्ते काटने का टीका कौन बनाया था? ठीक है, कुत्ते काटने का टीका आप लोग देखेंगे तो देखिए लुई पास। अब देखिए कुत्ता आप लोग है तो कुत्ता पालू। ठीक है, कुत्ता पालू। अब इसी पालू को उल्टा कर दीजिए, लूपा से हो गया लुई पास्चर। ठीक है, लुई पास्चर के द्वारा आप लोग देखेंगे तो कुत्ता काटने का जो है रेबीज का जो है टीका बनाया गया था। अब रेबीज किससे होता है? वायरस से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, या फंगस से होता है, या बैक्टीरिया से होता है? आप लोग बताएगा रेबीज किससे होता है। ठीक है, रेबीज किससे होता है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या प्रोटोजोआ, आप लोग बताइएगा। ठीक है, लुई पास्चर और किसके लिए जाने जाते हैं? तो लुई पास्चर ने देखिएगा किण्वन जिससे सिरका बनता है, किण्वन का भी खोज किया था लुई पास्चर ने। एक है पाश्चुरीकरण आप लोग देखेंगे दूध को संरक्षित करने के लिए पाश्चुरीकरण, दूध या फिर आप लोग देखेंगे कि जेली, जेम या चटनी वगैरह का संरक्षण पाश्चुरीकरण वगैरह से किया जाता है। दो चीजों का खोज लुई पास्चर ने किया था, एक है आप लोग देखेंगे किण्वन, एक है आप लोग देखेंगे पाश्चुरीकरण, और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है रेबीज का टीका। तो रेबीज किससे फैलता है? वायरस से या बैक्टीरिया से? आप लोग उत्तर दीजिएगा। ठीक है, रेबीज किससे फैलता है? ठीक है, इस बात का आप लोग उत्तर दीजिएगा। 72 घंटे के अंदर इस वैक्सीन को लेना अनिवार्य रहता है। एक प्रश्न आया था सीटेट में कि रेबीज का टीका लगभग कितने समय के अंदर ले लेना चाहिए? तो 72 घंटा इसका उत्तर है। ठीक है, इसका आप लोग देखिएगा 72 घंटा उत्तर है। अब लुई पास्चर किस देश के निवासी थे? तो आप लोग देखेगा फ्रांस के निवासी हैं लुई पास्चर। ठीक है, इसको जलांतक रोग भी कहते हैं, हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं इसी को। ठीक है, इस बात का ध्यान आप लोग रखिएगा, इसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। रेबीज में आप लोगों का सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है, रेबीज के लिए आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है, तो फिर अंशु मैम का क्लास आप लोगों का रहेगा। ठीक है, जो है इसमें अगला क्लास उन्हीं का है।
ये विषाणु से होने वाला जो है बीमारी है, आप लोग देखिएगा रेहब्डो वायरस करके है, ठीक है। रेबीज जो है रेहब्डो वायरस से होता है। इस प्रश्न को आप लोग देखिएगा। देखिए करंट अफेयर से जुड़ी हुई चीज आपको बता दें, कर्नाटक राज्य में एक आयोग का गठन हुआ है जो कि रेबीज, उस राज्य में रेबीज के बढ़ते हुए मामलों पर रिपोर्ट अपना पेश करेगा राज्य सरकार को। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछा जा सकता है कि रेबीज के मामलों को संज्ञान में लेकर कौन से राज्य में एक आयोग की स्थापना हुई है, तो उसका नाम रहेगा कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक राज्य में आयोग की स्थापना हुई है। एक प्रश्न पूछा था, आप लोग देखेंगे एक प्रैक्टिस सेट था एसएससी जीडी का, उसमें पूछा था कि अमेरिका में रेबीज के मामलों का वाहक कौन है। अमेरिका में रेबीज के मामलों का वाहक मतलब कौन सबसे ज्यादा रेबीज का मामला अमेरिका में फैलाता है, तो कुत्ता उत्तर नहीं होगा। अमेरिका में सर्वाधिक रेबीज का मामला फैलता है चमगादड़ से, ठीक है। उसमें चमगादड़ उत्तर था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। लुई पास्चर के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज है, आप लोग देखिए, आपके विज्ञान के लिए आ सकता है। इनको सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता कहते हैं, लिख लीजिएगा इस बात को। सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता कहते हैं लुई पास्चर को, इस बात को आप लोग लिख लीजिएगा। सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता कहते हैं किसको? लुई पास्चर को, ठीक है। एक प्रश्न और है प्रैक्टिस सेट में, चार मीनार कहां पर स्थित है, ठीक है। चार मीनार कहां पर स्थित है, आप लोग बताएगा कमेंट करके, चार मीनार कहां पर स्थित है। अंशु मैम का क्लास कब से रहेगा? चार मीनार कहां पर स्थित है? चार मीनार आप लोग देखिएगा मूसी नदी के किनारे है हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद में चार मीनार जो है मूसी नदी किनारे हैदराबाद में स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मूसी नदी के किनारे है यह चार मीनार, मूसी नदी के किनारे। मूसी नदी के पूर्वी तट पर चार मीनार स्थित है, मूसी नदी किनारे। ये मूसी नदी जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है। कृष्णा की सहायक नदी है मूसी नदी, इस चीज को आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इस चार मीनार का निर्माण अगर पूछेगा कौन कराया है, तो आप लोग क्या बताएंगे? तो नाम है शासक का मुर्शिद कुली कुतुब शाह, ठीक है। निजाम है मुर्शिद कुली कुतुब शाह, मुर्शिद मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ठीक है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा चार मीनार का निर्माण करवाया गया था। अब ये हैदराबाद किस पठार में पड़ता है, किस पठार का भाग है हैदराबाद, क्या आप लोग बताएंगे? दक्कन है कि मालवा है कि बुंदेलखंड है कि बघेलखंड है? जब भी पूछा जाए हैदराबाद किस पठार का भाग है, तो आप लोग मारिएगा दक्कन का पठार, ठीक है। हैदराबाद आप लोग देखिएगा दक्कन के पठार का भाग है। हैदराबाद जो है वो दक्कन के पठार का भाग है। एक पूछा जाता है हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है, तो आप लोग देखिएगा हैदराबाद के मध्य में हुसैन सागर झील स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हैदराबाद को निजाम का शहर कहते हैं या मोतियों का शहर कहते हैं, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। हैदराबाद को निजाम का शहर या मोतियों का शहर कहते हैं। जुड़वा राजधानी दो है, हैदराबाद और सिकंदराबाद, या भारत का जुड़वा नगर पूछ दे तो क्या मारिएगा? हैदराबाद और सिकंदराबाद। सारे प्रश्न आपके एसएससी जीडी में आने वाले हैं, जिसमें देखिएगा हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा राजधानी कहते हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा राजधानी कहा जाता है। एक पूछा जाता है आप लोगों से कि विड़ला मंदिर कहाँ है, क्या आप लोग उत्तर दे पाएंगे? विड़ला मंदिर कहाँ है? विड़ला मंदिर,
बिरला मंदिर आप लोग देखिएगा तो है हैदराबाद में, ठीक है। बिरला मंदिर जो है वो हैदराबाद में है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछली बार आया था। एक है सलार जंग संग्रहालय, सलार जंग संग्रहालय, यह भी हैदराबाद में स्थित है। यह प्रश्न आया है स्टेट एग्जाम में किसी कि सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। बिरला मंदिर कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और प्रश्न आप लोग बताइए, राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, क्या आप लोग कमेंट कर सकते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद, ये सब चीजें पढ़ाई गई हैं। राष्ट्रीय एनडीसी बोलते हैं इसको, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना, इसकी स्थापना हुआ था अगस्त 1952 में। इसका काम क्या था, पंचवर्षीय योजना किस पर चलाई जाए, कौन सी कृषि पर हो, कौन सी भारी उद्योग पर हो, कौन सी सतत विकास पर हो, इस बात को निर्धारित करना, यही सिफारिश करती थी, तो पंचवर्षीय योजनाओं की घोषणा होती थी। इसके बाद आप लोग देखिएगा एक महत्वपूर्ण संस्था है जिसका नाम है योजना आयोग, ठीक है। योजना आयोग का स्थापना इससे पहले हुआ है, ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न आता है। योजना आयोग, योजना आयोग की स्थापना हुआ है 15 मार्च 1950, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। आप लोग देखेंगे 2014 में योजना आयोग को खत्म कर दिया जाता है और इसके स्थान पर एक नीति आयोग का गठन कर दिया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग दोनों का जिक्र संविधान में नहीं है। यह एक वैधानिक निकाय था परंतु संवैधानिक निकाय नहीं था, इसके लिए संविधान में कुछ लिखा नहीं गया है, न ही कोई अनुच्छेद है। आप लोग देखेंगे योजना आयोग के तहत 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई, ठीक है। 12 पंचवर्षीय योजना के बाद योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब हुई, क्या आपको पता है नीति आयोग की स्थापना कब हुई, और नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है। आपको कमेंट करके बताना है नीति आयोग की स्थापना कब हुई और नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना आप लोग देख रहे हैं तो 2015 को, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई है और नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं परमेश्वर अय्यर, ठीक है। ये जल संसाधन विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत थे और इन्होंने, आप लोग देखेंगे, अमिताभ कांत का स्थान लेकर के परमेश्वर अय्यर जो है वह जो है कि नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं, नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। आपसे एक प्रश्न और है मेरा कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन है। इससे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग दोनों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग दोनों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष आप लोग बताए हैं परमेश्वर अय्यर। तो फिर इसके बाद आप लोग देखिएगा कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन हैं, बहुत ही चर्चित हैं, मोंटेग सिंह आहलूवालिया या आलूवालिया भी हैं। मोंटेग सिंह आहलूवालिया जो है वो नीति आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष रहे हैं। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है बैक स्टेज, आप लोग लिख लीजिएगा, जो है कि मोंटेग सिंह आहलूवालिया की पुस्तक का नाम है बैक स्टेज। साइंस एंड मैथ
जो है भाई बोल रहे हैं कि सर क्वेश्चन भेज दें, क्लास चलाइएगा नहीं। हाँ भाई क्वेश्चन भेज दीजिए, आपकी क्लास, आपकी जो है कि सारे क्वेश्चन पर एक क्लास हम लोग चलाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मोंटेग सिंह आलूवालिया की पुस्तक का नाम क्या हो गया? बैक स्टेज, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जो नीति आयोग का स्थापना हुआ है 2015 में, यह किस सिद्धांत पर काम करता है? तो नीति आयोग का सिद्धांत जो है उसको बोलते हैं सहकारी संघवाद का सिद्धांत, ठीक है। नीति आयोग का सिद्धांत जो है वो है सहकारी संघवाद का सिद्धांत, ठीक है। सहकारी संघवाद का सिद्धांत है नीति आयोग का, ठीक है। इसी प्रकार नीति आयोग जो काम करता है, नीति आयोग काम करता है बॉटम टू टॉप, मतलब नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। नीचे से ऊपर की ओर या बॉटम टू टॉप यह काम करता है। नीति आयोग से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आया है आईएएस के पेपर में, अभी आप 2020 के प्रश्नों की श्रृंखला में देखेंगे तो नीति आयोग से प्रश्न आया था कि अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है। आप लोग देखिएगा नीति आयोग द्वारा चलाया गया एक मिशन है, ठीक है, अटल नवाचार मिशन, ठीक है। पूछा गया था कि अटल नवाचार मिशन कौन सी संस्था द्वारा चलाया गया है, तो इसमें उत्तर था नीति आयोग। अब अटल नवाचार मिशन किससे संबंधित है? तो आप लोग देखेंगे कि स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने से, ठीक है। इस अटल इनोवेशन मिशन में एक विदेशी फाउंडेशन भी काम कर रहा है, जिसको आप लोग बिल गेट्स आप लोग सुने होंगे, धनी व्यक्ति हैं, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, उनकी पत्नी का नाम है मिलिंडा गेट्स। तो ये जो अटल नवाचार मिशन है, इसमें नीति आयोग के साथ बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन साथ मिलकर के काम कर रहा है, ठीक है। बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का सहयोग है अटल इनोवेशन मिशन में। ये सारे प्रश्न रिपीटेड हैं आपकी एसएससी जीडी परीक्षा के लिए। मैं एक श्रृंखला लेकर के आया हूं जो मैं बता रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि इसमें से कुछ प्रश्न आपके पेपर में जरूर दिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग देख रहे हैं पुलिस की वैकेंसी भी आ गई है, और हमारे संस्थान भीमवर में आप लोग देखेंगे इस वैकेंसी पर आधारित क्लास 2 तारीख से शुरू हो जाएगा। जिन लोगों को भी आना है आकर के एक बार एडमिशन आप लोग कराइए, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देखिएगा अटल इनोवेशन मिशन आपसे जब भी पूछा जाए तो आप मारिएगा इसका उत्तर कि नीति आयोग द्वारा चलाया गया है। एक प्रश्न और था, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, ठीक है। आसान सा प्रश्न आप लोग जानते ही हैं, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है। साइंस एंड मैथ भाई हम लोग के क्वेश्चन का भी जवाब दीजिए। आप प्रश्न पूछ तो रहे हैं ठीक है, लेकिन एक आध क्वेश्चन हम लोग का भी जवाब दीजिए। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, एक छोटा सा प्रश्न है, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। अब आपसे पूछा गया था एक बार हिंदी में कि सहारा किस भाषा का शब्द है, ठीक है। साइंस एंड मैथ जी कुछ बताइए, सहारा किस भाषा का शब्द है। तो सहारा आप देखेंगे तो यह अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। सहारा मतलब होता है कि बड़ा मरुस्थल, ठीक है। सहारा का मतलब होता है बड़ा मरुस्थल, तो नाम से ही आप लोग जान लीजिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, ठीक है। एक गाना आप लोग सुने होंगे, सहारा में आकर भी मुझको ठिकाना ना मिला, ठीक है। तो वो सहारा क्या है, मरुस्थल ही है, ठीक है। तो इस बात से आप लोग ध्यान रखिएगा, अरबी भाषा का है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इतना बड़ा मरुस्थल यह है कि लगभग इसका क्षेत्रफल यूरोप के क्षेत्रफल के बराबर है। यह प्रश्न आया हुआ है, सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल किस महाद्वीप के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आप लोग देखिएगा यूरोप महाद्वीप के क्षेत्रफल के बराबर है। अच्छा, भारतीय क्षेत्रफल का कितना है? भारत के क्षेत्रफल का दूना से भी अधिक है ये सहारा मरुस्थल। यह प्रश्न आपके जीडी में आ सकता है, ठीक है, कि भारतीय जो है क्षेत्रफल से दूना क्षेत्रफल का ही है यह कौन सा, सहारा मरुस्थल। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। अब जब आप लोग सहारा मरुस्थल का लोकेशन देखिएगा तो पूरब की तरफ पड़ेगा लाल सागर, पश्चिम की तरफ पड़ेगा अटलांटिक महासागर, और आप लोग देखेंगे उत्तर की तरफ पड़ेगा भूमध्य सागर, ठीक है। तो अब लाल सागर में आप लोग देखिएगा एक बाब उल मंदेव जल संधि है। बाब उल मंदेव आपकी एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाब उल मंदेव जल संधि को कहते हैं आंसुओं का प्रवेश द्वार, ठीक है।
लाल सागर में स्थित है बाब उल मंदेव जल संधि, इसको बोलते हैं आंसुओं का प्रवेश द्वार। ठीक है, आशीष गुप्ता ही बोल रहे हैं, हेलो भाई। ठीक है, तो आप लोग इसमें देखिएगा, बाब उल मंदेव को क्या कहते हैं? आंसुओं का प्रवेश द्वार। एक प्रश्न और आया है आप लोगों के लिए, वहां पर राजस्थान की किसी परीक्षा में पूछा है कि सहारा मरुस्थल का सबसे ऊंचा बिंदु कौन है? ठीक है, क्या आप लोगों को यह पता है सहारा मरुस्थल का सबसे ऊंचा बिंदु कौन है? सहारा मरुस्थल का सबसे ऊंचा बिंदु आप लिखेगा इमीकुशी ज्वालामुखी। सहारा मरुस्थल का सबसे ऊंचा बिंदु है इमीकुशी ज्वालामुखी, लिखेगा इस प्रश्न को, यह आपके एसएससी जीडी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इमीकुशी, इमीकुशी, इमीकुशी ज्वालामुखी, इमीकुशी ज्वालामुखी। ठीक है, ये सहारा मरुस्थल का सबसे ऊंचा बिंदु है। इमीकुशी ज्वालामुखी जो है सहारा मरुस्थल का सबसे ऊंचा बिंदु है, ध्यान रखिएगा इस बात को, इमीकुशी ज्वालामुखी। अब ये जो मरुस्थल है इसका पूर्वोत्तर दिशा, मान लीजिए कि ये मरुस्थल है तो इसका पूर्वोत्तर दिशा कौन सा होगा? ये वाली दिशा, लाल सागर की तरफ से। लाल सागर की तरफ से एक पवन चलती है जिसका नाम है हरमट्टन। ठीक है, हरमट्टन नाम की हवा चलती है, हरमट्टन, हरमट्टन। ठीक है, अब अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है गिनी, आप लोग देखिएगा गिनी की खाड़ी अटलांटिक महासागर में है, गिनी की खाड़ी। जब ये गिनी की खाड़ी तक पहुंचती है यह हरमट्टन हवा, तो इसको डांक्टर पवन के नाम से जाना जाता है। डांक्टर पवन क्या है? आपके पिछली बार के पेपर में आया था, जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि एसएससी जीडी या फिर रेलवे ग्रुप डी के पेपर में पूछा था कि डांक्टर पवन चलती है तो गिनी के तट पर। गिनी एक देश है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, तो डांक्टर पवन कहाँ चलती है? तो आप लोग देखिएगा हरमट्टन हवा आगे चल करके डांक्टर पवन के नाम से बन जाती है। ठीक है, चलती है हबूब नाम से, हबूब। ये चलती है सूडान में, दो दक्षिणी सूडान और सूडान दोनों देश है, सूडान में ये हवा चलती है धूल भरी हुई आंधी। एक फिल्म आप लोग देखे होंगे वेलकम टू करके आई थी, जिसमें धूल का बहुत सारा बवंडर रहता है और मरुस्थल में लोग भागते हुए दिखाई देते हैं, उस हवा का नाम है हबूब। यह हबूब हवा चलती है, आप लोग देखेंगे सूडान में। सूडान की राजधानी है खार्तूम। ठीक है, सूडान की राजधानी खार्तूम में यह हवा चलती है, जिसको इतनी धूल भरी आंधियां होती हैं कि इसमें देखना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सिर्फ धूल ही या आप लोग देखेंगे बालू ही उड़ती है। इस हबूब हवा का नाम आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की एक परीक्षा में यह प्रश्न आया था कि हबूब नामक हवा किस देश में चलती है? उत्तर था उसका सूडान। ठीक है, उत्तर है उसका सूडान, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के टोटल क्षेत्रफल का सहारा मरुस्थल का अगर क्षेत्रफल निकाला जाए तो कितना प्रतिशत होगा? अफ्रीका महाद्वीप के कुल क्षेत्रफल का 31% भाग जो है आप लोग देखिएगा तो सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल है। ठीक है, इसको भी आप लोग से पूछा जा सकता है। धूल में देखना क्या है? ठीक है, हमारे अतुल सर जी कर रहे हैं कमेंट। ठीक है, तो धूल में क्या देखना है भाई? है, चलिए तो आपको हम पर्सनली बताएंगे इसका उत्तर है। तो जो है कि इसमें आप लोग देख रहे हैं कि अफ्रीका महाद्वीप का पूरा 31% है। ठीक है, पूरे क्षेत्रफल का 31% जो है सिर्फ सहारा मरुस्थल है। एक प्रश्न और आपका आता है कि साहेल क्षेत्र कहाँ से जुड़ा हुआ है? तो साहेल क्षेत्र आप देखेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप में ही है, पश्चिमी भाग, सहारा मरुस्थल का पश्चिमी भाग से शुरू होता है साहेल क्षेत्र, बहुत चर्चा में रहता है। एक और मरुस्थल है गोबी मरुस्थल, क्या आप लोग बताएंगे किस देश में है गोबी मरुस्थल? ठीक है, गोबी, ठीक है, मरुस्थल कहां पर है गोबी मरुस्थल? इसका अधिकांश भाग आप लोग देखिएगा मंगोलिया में है और कुछ भाग इसका चीन में है। तो चीन और मंगोलिया के मध्य यह गोबी मरुस्थल पाया जाता है। सबसे बड़ी विशेषता गोबी मरुस्थल की क्या है?
यह एशिया का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल क्या है? तो गोबी मरुस्थल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक आप लोग देखिए गोबी मरुस्थल की विशेषता है, यहाँ पर 2 कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं जिनका नाम है बेकीटरियन ऊंट। बेकीटरियन ऊंट, यह इनकी 2 कुबड़ होती है, इसको ध्यान रखिएगा। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया हुआ है आपके पेपर में। बेकीटरियन 2 कुबड़ वाले ऊंट जो है वो पाए जाते हैं कहां पर? तो गोबी मरुस्थल में। एशिया का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल कौन है? तो गोबी मरुस्थल है। यदि आप क्रम से देखिएगा तो विश्व का 5वां सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल पड़ता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखिए, ये जो गोबी शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? आप लोग देखिए गोबी जो है वो, ये गोबी शब्द का अर्थ होता है जल रहित स्थान।